हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है मैटरनल फिजियोलॉजी। प्रेगनेंसी के टाइम में माँ के बॉडी में क्या क्या चेंजेज होती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे रिप्रोडक्टिव ट्रैक में चेंजेस, फिर ब्रेस्ट, स्किन, मेटाबॉलिक चेंजेस, हेमेटोलॉजिक चेंजेस, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक, यूरिनरी सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, इंडोक्राइन सिस्टम, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक एक करके सबके फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। सबसे पहले हम यूट्रस की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है, स्टार्टिंग में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो यूट्रस इस शेप का रहता है। ठीक है, इसके 3 लेयर होते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर बेबी फीटस आता है और ये बड़ा होते जाता है, हमारा यूट्रस भी बड़ा होते जाता है। ठीक है, तो क्या है यूट्रस में क्या चेंजेज होते हैं। तो मेनली यूट्रस फर्स्ट 12 वीक में इसके साइज़ क्या होते हैं, बढ़ना चालू हो जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट 12 वीक से मतलब कि 12 वीक से क्या है, यूट्रस का साइज़ धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाता है। तो हाइपरट्रोफी ज़्यादा होता है या हाइपरप्लेसिया। प्लेसिया मतलब है कि सेल का बढ़ना, ट्रोफी मतलब सिर्फ साइज बढ़ना। तो सिर्फ साइज बढ़ता है, साइज ज़्यादा बढ़ता है और यूट्रस का डायलेशन हो जाता है। प्रेग्नेंट के पहले जो वुमेन है उनका अगर यूट्रस का वेट 70 ग्राम है तो प्रेग्नेंट के बाद मेनली 1.1 kg का हो जाता है। यूट्राइन कैविटी की बात करें तो स्टार्टिंग में नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में 10 ml रहता है, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद 5 से 20 लीटर हो जाता है। ये डिपेंड करता है हमारे फीटस और एमनियोटिक फ्लूइड पर। इनलार्जमेंट में क्या क्या इन्वॉल्व है। सबसे पहले जो यूट्राइन का मसल है उसमें स्ट्रेसनिंग आ जाना। ठीक है, अब ये जो हाइपरट्रोफी होता है वो किस मसल सेल के कारण होता है। मेनली फॉर्मेशन ऑफ एरे ऑफ कोलाजन फाइबर अराउंड द मसल के चारों तरफ कोलाजन फिब्रिल क्या होते हैं, फॉर्मेशन हो जाते हैं। इसके कारण यह हाइपरट्रोफी देखने को मिलता है। फाइब्रस टिश्यू के एक्यूमुलेशन हो जाने के कारण, और तीसरा जो इलास्टिक टिश्यू है वो बढ़ जाने के कारण। ये इलास्टिक टिश्यू ही बाद में लेबर के टाइम में कॉन्ट्रैक्शन के लिए पावर देते हैं। अब जो वॉल ऑफ कॉर्पस है, वॉल ऑफ कॉर्पस जिसको हम फंडस कहते हैं, वो यूट्रस का जो ऊपर वाला पार्ट है वो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग फ्यू मंथ में ठीक होता है, फिर वो धीरे धीरे थीन हो जाता है। जब टर्म आता है तो वो 1 से 2 सेंटीमीटर या उससे भी कम पतला हो जाता है। ठीक है, ये मेनली चेंजेस देखने को क्यों मिलते हैं। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कारण। मेनली ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल होता है यूट्रस के साइज बढ़ने में स्टार्टिंग अर्ली वीक ऑफ गेस्टेशन में। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, तो पहले ये वॉल जो है ठीक होंगे, फिर थीन होंगे। कितना, तो 1.5 सेंटीमीटर या उससे भी कम। इसमें जो फिल्मनेस हार्डनेस होता है उसका लॉस होता है, रेजिस्टेंस भी कम लगता है। ठीक है, जो यूट्राइन इनलार्जमेंट होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। आप ही देख सकते हैं, जैसे कि जिधर बेबी इस तरह का होता है ना। ठीक है, तो इधर कम इनलार्जमेंट होगा, इधर ज़्यादा इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा। और इनलार्जमेंट में ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो फंडस की तरफ होता है। चेंजेस इन साइज, शेप एंड पोजीशन फ्रॉम द पियर शेप। आपको पता है हमारा जो यूट्रस है वो किस शेप का होता है, पियर शेप का होता है। ये पियर शेप से धीरे धीरे पहले ग्लोबुलर बनता है, फिर स्फेरिकल बनता है और फिर ओवॉइड बन जाता है। मतलब कि टर्म केस में जो हमारा यूट्रस होता है उसका शेप कैसा होता है, अंडाकार की तरह शेप हो जाता है। ठीक है, 12th वीक में ये जो एब्डोमिनल ऑर्गन का एक पार्ट बन जाता है जो मेनली इंटेस्टाइन को लेटरली डिस्प्लेस करता है। क्योंकि जैसे कि ये यूट्रस है, बीच में है, इंटेस्टाइन इस तरह से है। ठीक है, तो ये इंटेस्टाइन लोग को क्या करता है, लेटरली डिस्प्लेस करता है, क्योंकि यूट्रस को भी तो बड़ा होने के लिए जगह चाहिए। तो इसके कारण क्या होता है, कभी कभी फिजियोलॉजिकल हर्निया देखने को मिलेगा। मेनली इंटेस्टाइनल ऑर्गन जैसे कि अपेंडिक्स, ये सब का एनाटोमिकल लोकेशन
चेंज हो जाता है। साइज इनलार्ज होने से ये क्या होगा, लीवर तक भी पहुंच सकता है। ठीक है। इसका जो रोटेशन होता है ना वो मेनली राइट साइड होता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में रेक्टो सिग्मोइड प्रेजेंट होते हैं, इसलिए जो हमारा यूट्रस है वो ज़्यादा राइट साइड की ओर जाता है। चेंजेज इन कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इसमें हम मेनली ब्रॉक्सटन हिक देखते हैं। ये क्या है? ये फोर्स लेवल को कहते हैं। इसमें जो लेवल कॉन्ट्रैक्शन होता है वो स्पोरेडिक, नॉन रिदमिक, लो इंटेंसिटी का होता है। ये मेनली सेकेंड ट्राइमेस्टर या लेट प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। ठीक है। यूटेरोप्लासेंटल आउटफ्लो, ये जो यूटेरोप्लासेंटल आउटफ्लो है ये इंक्रीज करके 450 से 650 ml पर मिनट हो जाता है लेट प्रेगनेंसी में। कंट्रोल ऑफ यूटेरोप्लासेंटल ब्लड फ्लो, कैसे हम यूटेरोप्लासेंटल ब्लड फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं? तो कैटेकोलामाइन देंगे तो ये डिक्रीज होगा, एंजियोटेंसिन देंगे तो ये डिक्रीज होगा, और नाइट्रिक ऑक्साइड देंगे तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। क्योंकि इंक्रीज क्यों करना है, प्री इक्लेम्पसिया के समय ये डिक्रीज हो जाता है, इसलिए इसको इंक्रीज करने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड दिया जाता है। सर्विक्स, सर्विक्स में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है? तो सॉफ्ट या साइनोसिस देखने को मिलता है, माना जो हमारा सर्विक्स है वो सॉफ्ट हो जाएगा और उसमें साइनोसिस, ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलता है। ड्यू टू इंक्रीज इन वेस्कुलरिटी, वहाँ पर वेस्कुलर सिस्टम ज़्यादा हो जाता है और इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसलिए हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेसिया ऑफ सर्विकल ग्लैंड थे, वहाँ पर जो सर्विकल ग्लैंड है उसमें उसका साइज भी बढ़ता है और शेप भी बढ़ता है। कनेक्टिव टिश्यू विच इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सर्विकल टिश्यू विल अंडरगो रीअरेंजमेंट। आप जैसा कि आपको पता है जो सर्विकल टिश्यू है उसमें ज़्यादातर कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलता है, तो उसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, जिसके कारण इसका जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे रिड्यूस करता है ताकि बेबी सही से बाहर निकल सके। उसके बाद आपको जब लेबर होने लगेगा तो म्यूकस प्लग, ब्लडी शो भी दिखिएगा। ग्लैंड नियर द एक्सटर्नल ओएस, अब एक्सटर्नल ओएस क्या होता है, जैसे कि हमारा यूट्रस हुआ, ये हमारा सर्विक्स हुआ, ये हमारा वेजाइना हुआ, तो ये कहलाएगा इंटरनल ओएस, ये कहलाएगा एक्सटर्नल ओएस। तो यहाँ पर क्या होने लगते हैं, यहाँ पर मेनली स्क्वामस एपिथेलियल सेल होता है, ये प्रोफरेट करने लगता है, जिसको हम इवर्सन कहते हैं। ठीक है। म्यूकस, जो सर्विक्स में म्यूकस रहता है उसमें क्या चेंजेज होती है? तो अगर प्रोजेस्टेरॉन और इजेस्टेरॉन दोनों के कारण अलग अलग चेंजेज होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन के कारण चेंजेज जो होता है उसको कहते हैं बीडिंग, फ्रेगमेंट्री, क्रिस्टलाइजेशन, और जो एस्ट्रोजन के कारण चेंजेज होता है उसको कहते हैं फर्निंग, एवोर्जेशन ऑफ क्रिस्टल। फन लाइक पैटर्न, ये मेनली 7 से 18 दिन में देखा जाता है मेंस्ट्रुअल पीरियड के। इसमें एस्ट्रोजन का लेवल बहुत हाई हो जाता है, और ये जो फन लाइक पैटर्न है ये मेनली सर्विकल म्यूकस क्या होता है, रीच हो जाता है सोडियम क्लोराइड का, और ये सोडियम क्लोराइड के कारण ही ये जो क्रिस्टलाइजेशन बनता है और ये कैसा दिखता है, तो फन लाइक दिखता है। तो इससे ये पता चलता है कि अभी जो पीरियड है वो सबसे अच्छा होता है ओवुलेशन के लिए। बीड लाइक मेनली आफ्टर 28 डेज होता है मेंस्ट्रुअल पीरियड के, मेंस्ट्रुअल के मेंस स्टार्ट होने के। ठीक है। इसमें मेनली प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है, और इससे ये पता चलता है कि सोडियम क्लोराइड कंसंट्रेशन लो हो गया है। तो मेनली जब स्कैन करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के द्वारा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 11th डे आपको फन लाइक पैटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कि ये फन है ये फर्टिलाइज नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। हमारा जो सर्विकल म्यूकस है वो ड्राई हो जाएगा सर्विकल कैनाल में। तो अब ये कैसा दिखेगा, बीडेड पैटर्न, जो करेक्टरिस्टिक होता है प्रोजेस्टेरॉन एक्शन का इंडो सर्विकल ग्लैंड ऑफ म्यूकस के कंपोजिशन में। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि और भी कौन कौन से चेंजेज होते हैं हमारे यूट्रस में। यूट्रस तो पढ़ लिए ना, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या क्या चेंजेज हुआ था। 12th वीक में जो बॉडी ऑफ द यूट्रस है वो
कैसा हो जाता है, ग्लोबुलर हो जाता है। उसका एवरेज डायमीटर 8 सेंटीमीटर का हो जाता है। यूट्रस में आपको एक साइन पढ़ना होगा जिसका नाम है हेगर, HEGAR, हेगर साइन। ये मेंस्ट्रुअल एज के 6 से 8 वीक पर जब ये बाय मैनुअल एग्जामिनेशन किया जाता है सर्विक्स का, तो आपको जो सर्विक्स है अब सॉफ्ट दिखेगा और जो हमारा यूट्रस पाथ का बॉडी है वो भी सॉफ्ट दिखेगा। ठीक है, स्टमच भी सॉफ्ट हो जाएगा। और सॉफ्टनिंग ऑफ स्टमच क्या का मार्क है कि सर्विक्स और बॉडी ऑफ द यूट्रस जो है वो अलग ऑर्गन हो चुका है, ऐसा लगता है। सर्विक्स सॉफ्ट हो गया, फीतर हाल सुनाई देने लगेगा 5th वीक में सोनोग्राफी के द्वारा, 10th वीक में डॉपलर अल्ट्रासाउंड के द्वारा, 7 से 19 वीक में अस्कल्टेशन से सुनाई देने लगेगा। पहला फीटल मूवमेंट कब फेल होगा, तो 20 वीक के अराउंड। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं ओवरीज। ओवरीज में क्या क्या चेंजेज होते हैं। जो सबसे पहला जो चेंजेज होता है वो है कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी। कॉर्पस ल्यूटियम, अगर ये प्रेग्नेंट हुई वुमेन तो कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस नहीं करता, लेकिन अगर नहीं प्रेग्नेंट हुई तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो रिग्रेस कर जाता है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम फंक्शन कब करता है, तो 6 से 7 वीक एज ऑफ गेस्टेशन में। दूसरा जो हमारा ओवरी है वो क्या करेगा, रिलैक्सिन रिलीज करेगा। रिलैक्सिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो सिमिलर स्ट्रक्चर होता है किसके तरह, तो इंसुलिन की तरह। ये मेनली कहाँ से निकलता है, तो कॉर्पस लूटियम, प्लासेंटा और डेसिडुआ पेरिटालिस से निकलता है। इसका रोल क्या है, तो इसका अभी तक रोल पता नहीं चला है, लेकिन ये मेनली सर्विक्स को सॉफ्ट और थिन करने में हेल्प करता है। अब ये प्रेगनेंसी ल्यूटोमा, ये एक ट्यूमर है जो मेनली ऑकर होता है ओवरी में प्रेगनेंसी के टाइम। ये ऐसा होता क्यों है, प्रेगनेंसी के टाइम में अगर सेक्स हार्मोन जैसे कि प्रोजेस्टेरोन, टेस्टेरोन वुमेन के शरीर में ज़्यादा हो गया तो इसके कारण मेनली ल्यूटोमा देखने को मिलता है। ये जो ट्यूमर है इसका साइज 1 से 25 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है। यूजुअली देखेंगे तो 6 से 10 सेंटीमीटर का देखने को मिलेगा। ये होता कब है, तो प्रेगनेंसी के टाइम में जैसे ही बेबी का डिलीवरी होता है ये प्रेगनेंसी ल्यूटोमा सही हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको बेनाइन ट्यूमर कहते हैं। इसके कारण मदर और फीटस दोनों में मैस्कुलाइजेशन देखने को मिलता है, और जो हमारा फीटस है उसमें अगर वो मेल है तो फीमेल का कैरेक्टर, फीमेल है तो मेल का कैरेक्टर, ऐसे मेनली देखने को मिलेगा। ठीक है, टेस्टेरोन मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है मेल कैरेक्टरिस्टिक के लिए, जिसके कारण डीपर वॉइस हो जाएगा, डार्क हेयर, एक्नी, ये सब देखने को मिलेंगे। ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन ये बेबी का सेक्स क्या हो जाता है, एम्बिगियस हो जाता है। अब ये मदर पे डिपेंड करता है कि वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो अपने इन्फेंट को कैसे बड़ा कर रहे हैं, लड़का या लड़की समझ के। ठीक है, अल्ट्रासाउंड में ये मेनली दिखेगा यूनिलेटरल या बायलेटरल मास की तरह, जो मेनली ऐसा लगता है जैसे कि हेमरेज है। थीका ल्यूटीन सिस्ट, ये एक टाइप का बायलेटरल फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट है जो मेनली फिल्ड होता है एस्ट्रा कलर फ्यूलिड से। ठीक है, ये ऐसा है जो मेनली जो हमारा SCG है वो उसके स्टिमुलेशन के कारण होता है, और उसके बाद ये बाद में नॉर्मल अपीयरिंग ओवरी में आ जाता है। ठीक है, और मेनली कौन से SCG, तो बीटा SCG के ये लेवल को एलिवेट होने के कारण मेनली ये थीका ल्यूटीन सिस्ट देखने को मिलता है। ये एक बेनाइन सिस्ट है जिसके कारण माँ में क्या होता है, विरिलाइजेशन होता है। क्या, विरिलाइजेशन। अब ये विरिलाइजेशन क्या होता है, विरिलाइजेशन एक कंडीशन है जिसमें जो वुमेन है वो डेवलप कर लेती है मेल पैटर्न, हेयर ग्रोथ और अदर चीज़। जिसमें ये होता क्यों है, क्योंकि वुमेन में जो सेक्स हार्मोन है उसका इम्बैलेंस हो जाता है, और मेनली जो टेस्टेरोन है वो ज़्यादा सेक्रेट होने लगता है एज कम्पेयर टू बिफोर। चलिए अब पढ़ते हैं फैलोपियन ट्यूब।
फैलोपियन ट्यूब में मेनली लिटिल चेंजेस देखने को मिलता है। ट्यूब मस्कुलेटर में जो इपिथेलियल होता है, जो ट्यूबल मुकोसा का एपिथेलियल सेल होता है वो फ्लैट हो जाता है। रेसिडुअल सेल डेवलप्ड होते हैं कहाँ पर, तो इंडोसल्पिंग्स में, लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं रहता है, ये कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन नहीं रहता है। वेजाइना और पेरिनियम, इसमें क्या चेंजेस होते हैं? वेजाइना और पेरिनियम, इसमें वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है, ब्लड वेसल डायलेट होने लगते हैं, जिसके कारण जो स्किन है ना वो ब्लूइश डिस्कलरेशन दिखाता है। तो इसके कारण सर्विक्स क्या हो जाएगा, ब्लूइश कलर का हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं सेडविक साइन, जो मेनली कंसेप्शन के 6 से 8 वीक के बाद देखने को मिलता है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे, वेजाइनल वॉल अपने आप को प्रिपेयर करने लगेगा लेबर के लिए। तो कैसे प्रिपेयर करेगा, जो म्यूकोसा है वो अपने आप को थिक कर लेगा, उसके थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी, कनेक्टिव टिश्यू को लूज करने लगेगा, हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगा, वेजाइनल और सर्विकल सेक्रेशन बढ़ जाएंगे, जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो अपना पीएच क्या होता है, एसिडिक कर लेता है, क्योंकि ज़्यादा लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन होता है ग्लाइकोजन से। ठीक है। वेजाइनल साइटोलॉजी की बात करें तो मेनली 2 पैटर्न का सेल दिखाई देता है, एक तो होता है नेविकुलर सेल और एक होता है नेक द न्यूक्लियाई। अब ये नेविकुलर सेल क्या होता है, स्मॉल इंटरमीडिएट सेल है जो मेनली पाया जाता है स्मॉल क्लस्टर में। ये कंटेन होता है वेसिकल्स और इनलार्ज न्यूक्लियस। नेक न्यूक्लियाई क्या होता है, अगर जो वेसिकुलर न्यूक्लियाई बिना साइटोप्लाज्म का रहा तो उसको कहते हैं क्या, नेक्ड न्यूक्लियाई। इसमें बहुत सारे लैक्टोबैसिलस देखने को मिलेंगे। तो 2 तरह का वेजाइनल साइटोलॉजी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। एब्डोमिनल वॉल और स्किन में तो इस तरह के आपको दाग देखने को मिलेगा, स्ट्रिक देखने को मिलेगा, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटी ग्रेविडेलियम। ये रेडिश स्लाइड डिप्रेस स्ट्रिक है जो मेनली डेवलप्ड होता है एब्डोमेन, ब्रेस्ट और थाई के स्किन पे। इसको हम स्ट्रेच मार्क भी कहते हैं। ये मल्टीपेरस वुमन में मेनली देखने को मिलता है। ठीक है। ये सिवरी लाइन है जो रिप्रेजेंट करता है क्या को, जैसे कि प्रेगनेंसी समय क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है फिर वो कम होता है, तो ऐसे मेनली साइन देखने को मिले। डियास्टेटिस रेक्टी, इसमें क्या होता है ना, जो रेक्टस मसल होता है एब्डोमिनल वॉल में टेंशन के कारण इसमें सप्रेशन हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए इस तरह से हमारा रेक्टिस, इसे समझने के लिए कह रहे हैं, अरेंज है। जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये इस तरह से अरेंज हो जाता है, मतलब कि ये जो गैप है ना ये ज़्यादा हो जाते हैं, इसी को हम कहते हैं डियास्टेटिस रेक्टी। सीवियर में क्या देखने को मिलेगा, तो जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है वो सिर्फ स्किन से कवर्ड है। ठीक है। पिगमेंटेशन, लिनियल अर्गा, क्लोस्मा और मेलिस्मा मेनली इसमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के इफेक्ट से मेलानोसाइट ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है। तो ये तीनों में डिफरेंस क्या है, चलिए देखते हैं। मेलिस्मा एक कॉमन पिगमेंटेशन डिसऑर्डर है जिसमें मेनली ब्राउन और ग्रे पैचेज अपीयर हो जाता है स्किन, कहाँ का स्किन, फेस का। मेनली ये ज़्यादा देखने को मिलता है नेक के, नोज के ब्रिज पे, फॉरहेड में और चीक में। अब ये जो कोएस्मा है ये क्या है, ये एक कंडीशन है जो मेनली प्रेग्नेंट वुमन में देखने को मिलता है। डार्क ब्राउनिश पैसेज स्किन में देखने को मिलेगा, कहाँ कहाँ का था, फॉरहेड, नोज, अपर लिप, चीक। लीनियर नाइग्रा, ये जो बना हुआ है ना प्रेगनेंसी लाइन इसको कहते हैं। ठीक है। और भी कुटेनियस वेस्कुलर चेंजेस देखने को मिलता है, जैसे कि एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाने के कारण वेस्कुलर स्पाइडर, इस तरह का इसमें शेप रहेगा स्पाइडर की तरह। एंजियोमा में इस तरह से डायलेशन हो जाएंगे और तेलंगिया में लीनियर इस तरह से दिखेगा आपको ब्लड वेसल। ठीक है। अब आते हैं ब्रेस्ट। ब्रेस्ट में मेनली हाइपरट्रोफी देखने को मिलता है। यूट्रस में जैसे हाइपरट्रोफी ईस्ट्रोजन लेवल हाई हो जाने के कारण दिखा था, वैसे ही ब्रेस्ट में 2 तरह का होता है। एक तो ईस्ट्रोजन के कारण, जिसमें जो लैक्टिफेरस ग्लैंड डक्ट होते हैं
उसमें क्या होता है, हाइपरट्रोफी देखने को मिलता है। और जो ग्लैंड है उसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट के कारण जो ग्लैंड है उनमें हाइपरट्रोफी देखने को मिलेगा। ठीक है। अब ब्रेस्ट की बात करें तो इसका साइज बढ़ गया, ये नोडुलिटी बढ़ गया। क्यों? तो ममेली एल्वियोली निप्पल ये सब में हाइपरट्रोफी हो जाने के कारण कोलोस्ट्रम एक्सप्रेस होने लगता है। ग्लैंड ऑफ जो मोंटगोमेरी है उसमें जो सेबेसस ग्लैंड एलिवेट होता है वो और ज़्यादा सेक्रिएट होने लगता है। ठीक है। अब चलिए देखते हैं मेटाबॉलिक चेंजेस क्या क्या होंगे। मेटाबॉलिक चेंज, सबसे पहले वेट गेन की बात करते हैं। तो यूट्रस का हाइपरट्रोफी होता है, ब्रेस्ट का हाइपरट्रोफी होगा। इसके कारण क्या होंगे, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भर जाएगा। और इसके कारण क्या होगा, वाटर का रिटेंशन ज़्यादा होने लगेगा, फैट और प्रोटीन का डिपोजिशन होने लगेगा। मेनली जो फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में है फैट का डिपोजिशन होता है, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर सकें। और थर्ड ट्राइमेस्टर में उसका ब्रेक डाउन होगा ताकि उस एनर्जी को फीटस हमारा और मदर दोनों यूज कर सके। ठीक है। तो कितना बढ़ता है, तो मेनली 12.5 kg तक, अगर पाउंड की बात करें तो 27.5 पाउंड बढ़ता है। ठीक है। वाटर रिटेंशन भी ज़्यादा होता है क्योंकि जो प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी है वो फॉल होने के कारण, जैसे कि फीटस, प्लासेंटा और एमनियोटिक फ्लूइड, इन तीनों को बढ़ा के मिलाकर 3.5 लीटर वाटर रिटेंशन होता है। मैटरनल ब्लड वेसल का साइज बढ़ जाने के कारण या डायलेशन हो जाने के कारण यूट्रस और ब्रेस्ट का 3 लीटर बढ़ता है। और अगर मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा वाटर बोलें तो 6 से 6.5 लीटर बढ़ता है। ठीक है। मेनली एंकल्स या लेग्स में लेट प्रेगनेंसी में पीटिंग एडिमा देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों? पहला, वेनस प्रेशर बढ़ जाने के कारण यूट्रस के नीचे वाले लेवल में। दूसरा, वेना कावा जो है उसमें ऑक्लूजन आ जाने के कारण, जैसे जैसे हमारा यूट्रस ग्रो कर रहा है वैसे वैसे इन्फीरियर वेना कावा में क्या हो रहा है, ऑक्लूजन आ रहा है, जिसके कारण ऐसा होता है। दूसरा, जो इंटरस्टिशियल कोलाइडोस्मोटिक प्रेशर है वो घट जाने के कारण। ठीक है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म जो टर्म और फीटस होते हैं, जो प्लासेंटा वेट होता है उसमें 4 kg का होता है और उसमें 500 ग्राम क्या प्रोटीन देखने को मिलेगा। रिमेनिंग जो 50% है वो यूट्रस, ब्रेस्ट और मैटरनल ब्लड में देखने को मिलता है। नाइट्रोजन बैलेंस स्टडी में बताया गया है कि सिर्फ 25% एक्चुअल नाइट्रोजन यूज होता है। ठीक है। इसका मतलब कि प्रेगनेंसी के टाइम में प्रोटीन इंटेक बढ़ता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इसमें मेनली हम नॉर्मल प्रेगनेंसी में CHO का पिक्चर देखते हैं। जैसा कि हमें पता है ग्लूकोज माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। स्टार्टिंग फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में मेनली जो माँ है वो क्या करती है, फैट के फॉर्म में स्टोर करती है ताकि थर्ड ट्राइमेस्टर में जब डिमांड बढ़ जाता है उस समय इसका लाइसिस करके इसको यूज कर सके एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है। तो ये तो फैट की बात हो गई। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट। इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है प्रेग्नेंट वूमेन में, मतलब कि ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण हाइपर इंसुलिनिया देखने को मिलता है। और हाइपर इंसुलिनिया के कारण क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड का डिपोजिशन बढ़ जाता है। तो इसके कारण क्या होगा, जो ग्लूकोज होगा वो कन्वर्ट ज़्यादा डाइवर्ट कहाँ पे हो जाएगा, तो फीटस के तरफ। क्यों? क्योंकि हम प्रेग्नेंट वूमेन का जो शरीर है वो तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है, तो अब ग्लूकोज कहाँ जाएगा, तो वो बच्चे में जाएगा। ठीक है। जिसको हम कहते हैं पोस्ट प्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया। अब मान लीजिए कि फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया होया हुआ है, तो माँ खाना नहीं खा रही है तो ग्लूकोज लेवल कम हो गया है, तो ये कैसे सही होता है, तो ये मेनली जो ये ट्राइग्लिसराइड स्टोर हुआ है वो एनर्जी के फॉर्म में टूटने लगता है और वो ईजिली यूज हो जाता है। इसलिए मेनली प्रेग्नेंट वुमेन में आपको 2 चीज़ कॉमन देखने को मिलेगा,
माइल्ड फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया और पोस्ट प्रांडियल हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, अब मान लीजिए कि ओरल ग्लूकोज हम ले रहे हैं खाने के बाद, तो हाइपरग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, हाइपरइंसुलिनिया देखने को मिलेगा, जिसके कारण जो ग्लूकागोन है उसमें सप्रेशन हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है, इसी के कारण हमारा फीटस में मेनली ग्लूकोज मेंटेन होता है। ठीक है, इसमें मेनली ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HPL और मेनली हेल्प करता है, और लिपोलाइसिस बढ़ जाने के कारण फ्री फैटी एसिड मेनली एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फैट मेटाबॉलिज्म में क्या है, तो लिपिड, लिपोप्रोटीन, एपोलिपोप्रोटीन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। मेनली LDL कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा देखने को मिलेगा। 36 वीक पे HDL ज़्यादा देखने को मिलेगा। 25 वीक पे जो मेनली घट जाता है, 32 वीक पे उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट एंड मिनरल्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम का लेवल घट जाएगा प्रेगनेंसी के टाइम में। ठीक है, सीरम कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम स्लाइटली डिक्रीज होगा। एसिड बेस इक्विलिब्रियम, माइन्यूट वेंटिलेशन बढ़ जाने के कारण जो हाइपर वेंटिलेशन हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, रेस्पिरेटरी में पढ़ेंगे, तो इसके कारण प्लाज्मा CO2 कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है, जिसके कारण रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस देखने को मिलता है। अब ये रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस को कंपनसेट करने के लिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं आता है, हमारे जो किडनी है वो ज़्यादा बाइकार्बोनेट एक्रीट करने लगता है, जिसके के कारण जो हमारा ब्लड का pH है वो मिनिमम ही इंक्रीज करता है। ठीक है, OT डिसोसिएशन कर्व में शिफ्टिंग आती है, वो लेफ्ट की तरफ ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जो फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 फ्रॉम द मदर टू फीटस। मतलब कि अगर ये इंक्रीज हो जाएगा लेफ्ट की तरफ, इसका मतलब क्या हो रहा है, तो बोल्स इफेक्ट के अनुसार फैसिलिटेट होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 फ्रॉम फीटस टू मदर, मतलब कि CO2 फीटस से मदर की ओर आ रहा है, फीटस के ब्लड वेसल से मदर की ओर आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट बोर्ड मतलब क्या हुआ कि मेनली ये ब्लड के pH को अफेक्ट करता है। इसमें जो ये 2B-DPG है उसका रिलीज बढ़ जाता है, जिसके कहाँ पे, मैटरनल RBC से, जिसके कारण जो कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और जिसके कारण ऑक्सीजन फीटस की तरफ जाता है। ठीक है, जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उस समय बच्चा और माँ दोनों का न्यूट्रिएंट मेनली ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। यूट्राइन ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, क्योंकि यूट्राइन ब्लड फ्लो के थ्रू ही ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, वेस्ट प्रोडक्ट आता और जाता है। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि जैसे हम डाइट लेते हैं तो पहले माँ का जितना रिक्वायरमेंट है वो पूरा होगा, फिर बच्चे का होगा, ऐसा नहीं होता है। मेनली जो ब्लड है ना, ब्लड वेसल, वो पैरेलल काम करता है, मतलब दोनों को बराबर देता है। ये नहीं कि पहले माँ को पहले बच्चा को, ऐसे नहीं, पैरेलल काम करता है, दोनों को बराबर ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, इसके लिए क्या होना पड़ता है, मेनली आप प्रेग्नेंट वुमेन में ब्लड वेसल डायलेटेड देखिएगा। डायलेटेड होने के कारण क्या होता है, जो मेनली ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। कितना परसेंट, तो 30 से 40% तक ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, और यह स्टार्ट कब से कब तक होता है, तो स्टार्ट होता है 8 से 10 वीक में, और मैक्सिमम डायलेट होता है 32 वीक में। मेनली जो पैर का है वहाँ पर ज़्यादा डायलेशन देखने को मिलता है। अगर डायलेट हो गया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस कम होता कैसे है, मतलब ये जो वैसोडाइलेशन है ये मेनली क्यों हुआ है, तो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन और कभी कभी नाइट्रिक ऑक्साइड, इसके बढ़ जाने के कारण मेनली वैसोडाइलेशन देखने को मिलता है। अब देखिए पाल्मिज्म में क्या हो जाएगा, वैसोडाइलेशन हो जाएगा, तो पाल में इरिथमा एकदम रेड रेड दिखेंगे, पेट में स्पाइडर एंजियोमा दिखेगा। ठीक है, ब्लड वेसल के डायलेशन हो जाने के कारण ऐसा लगेगा हाथ इस समय कि आग फेंक रहा है, स्वेटिंग ज़्यादा आता है, नसल स्टफिंग लगेंगे। ठीक है,
इसको हम फिजियोलॉजिकल इदीमा भी कहते हैं। क्या ये हार्मफुल है? नहीं, ये प्रेगनेंसी के समय में कॉमन होता है और ये मेनली जो फिजियोलॉजिकल इदीमा है वो लोअर लिम्स में दिखता है, क्योंकि जो ब्लड है वो नीचे की ओर ज़्यादा जाता है। तो ये जो फिजियोलॉजिकल इदीमा है और पैथोलॉजिकल इदीमा है, इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? पैथोलॉजिकल कहने के कारण मतलब डिजीज़ के कारण जो होता है। फिजियोलॉजिकल इदीमा जो फूल जाता है वो मेनली रेस्ट करने के साथ साथ वो सही हो जाता है, लेकिन पैथोलॉजिकल इदीमा सही नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, तो ब्लड वॉल्यूम कैसे बढ़ा? तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ा वाटर रिटेंशन के कारण, मतलब कि ब्लड में वाटर ज़्यादा होने के कारण। वाटर रिटेंशन ज़्यादा हुआ, साल्ट रिटेंशन हुआ, तो ये कैसे हुआ? क्या पानी बहुत पीते हैं तो इससे हो जाता है? नहीं, ये मेनली हमारे किडनी के थ्रू होता है। किडनी क्या करता है? रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, जिसको हम रास सिस्टम कहते हैं, वो स्टार्ट करता है और वाटर रिटेंशन करता है। ठीक है, तो आप मेनली देखते हैं जब डिलीवरी होता है तो लॉस ऑफ ब्लड बहुत ज़्यादा होता है। लॉस ऑफ ब्लड ज़्यादा हो तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा आरबीसी लॉस नहीं होना चाहिए। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो देखिए, जैसे कि इतना है ब्लड, यहाँ पर क्या होता है? हेमो कंसंट्रेशन है, मतलब कि थोड़ा भी ब्लड लॉस हुआ तो उसमें ज़्यादा आरबीसी लॉस होगा। और ये क्या है? ये हेमो कंसंट्रेशन, इस तरह से लिख देती हूँ, ये हेमो डाइल्यूशन है, इस तरह से है। पानी ज़्यादा है और आरबीसी कम है। अगर 500 ml भी लॉस होता है डाइल्यूशन में तो कम आरबीसी का लॉस होगा, तो ज़्यादा टेंशन नहीं होता है इन वुमेन में। ठीक है, हल्का फुल्का अनीमिया देखा जा सकता है। अब ये मेनली पूरा कैसे किया जाता है? तो इसमें ऑस्मोटिक थ्रेशोल्ड होता है ना, वो मेनली घट जाता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे पूरा कितना वाटर रिटेंशन होता है, तो मेनली 6.5 लीटर वाटर रिटेंशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा? यस, बढ़ेगा। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, जो आरबीसी का मास है क्या वो बढ़ता है? हाँ, बढ़ता है। आरबीसी का मास क्या है? बढ़ता है। कितना? 20 से 30%। ब्लड वॉल्यूम कितना बढ़ा था? ब्लड वॉल्यूम बढ़ा था 30 से 40%। प्लाज्मा वॉल्यूम कितना बढ़ा था? तो अप्रॉक्स 40 से 50%। इस तरह से आप रेंज याद रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है वो घटता है। अभी बताए थे ना कि प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा? आरबीसी जितना 1 लीटर में, जैसे कि 1 लीटर में 20 ग्राम आरबीसी है, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, तो वो 1 लीटर में कितना हो जाएगा? 5 ग्राम आरबीसी होगा, जिससे कि लॉस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएगा। हेमो कंसंट्रेशन कम हो जाता है। हेमोक्रेट पीसी भी कम हो जाएगा। प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा। प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, लेकिन टोटल प्रोटीन कंसंट्रेशन क्या है? टोटल प्रोटीन अमाउंट बढ़ जाएगा। ठीक है, अमाउंट बढ़ता है, कंसंट्रेशन कहने का क्या मतलब है? जैसे कि 1 लीटर में कितना है? ठीक है, तो ऑलरेडी बता रही हूँ कि हेमोडाइलेटेड हो जाने के कारण क्या हो जाता है? आरबीसी कम हो जाते हैं 1 लीटर में, या प्रोटीन जो भी कहिए। अब ये क्लॉटिंग फैक्टर का क्या होता है? तो क्लॉटिंग फैक्टर मेनली बढ़ जाते हैं, लेकिन सारे क्लॉटिंग फैक्टर, ऑल क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है, एक्सेप्ट 11 एंड 13 क्लॉटिंग फैक्टर। ये क्वेश्चन देखने को हमेशा आता है। ठीक है, जो ESR है वो भी बढ़ जाएगा। तो क्लॉटिंग फैक्टर बढ़ जाने के कारण हाइपर कोगुलेशन होता है, जो मेनली सही होता है हेमो डाइल्यूशन के कारण। तो इस तरह से हमारा शरीर मैकेनिज्म को क्या करता है? कंट्रोल करता है। चलिए अब आते हैं एक को एक्सप्लेन से पढ़ते हैं। ब्लड वॉल्यूम क्या? ब्लड वॉल्यूम, अभी आपने देखा कि प्रेगनेंसी के समय ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, लेकिन अगर कोई वुमन जिसको हैदती फॉर्म मोल है उसमें मेनली फीटस में बढ़ा हुआ ब्लड वॉल्यूम नहीं दिखता है। ये जो ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है उसको हाइपरवोलेमिया कहते हैं, जो बेनिफिशियल बच्चा और माँ दोनों के लिए होता है। तो कैसे? तो एक तो ये जो हमारा इनलार्ज यूटरस होया हुआ है, जो हमारा वेस्कुलर सिस्टम हाइपरट्रोफी होया हुआ है, इसके डिमांड को ये फुलफिल करता है। दूसरा,
जितना भी इम्पेयर वेनस रिटर्न है सुपिन पोजीशन में या इरेक्ट पोजीशन में, उसको ये सही करता है। तीसरा, मदर को एडवर्स इफेक्ट जैसे कि ब्लड लॉस होता है पार्ट्यूरेशन के समय में, डिलीवरी के समय में, तो उसके एडवर्स इफेक्ट से बचाता है। ठीक है। RBF रीना ब्लड फ्लो और GFR बढ़ जाता है, लेकिन रेनिन सिक्रिएशन घट जाता है। ये जो नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड है, इसके कारण मेनली वैसोरिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जो स्टिमुलेट करता है होता है एंजियोटेंसिन 2 और नॉरएपिनेफ्रिन के द्वारा। अब हेमोग्लोबिन और हेमोक्रेट ये घट जाते हैं। ये कितना घटते हैं? 12.5 ग्राम घट जाते हैं। एवरेज हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन है टर्म के समय, लेकिन अगर 11 ग्राम से कम हो गया मतलब कि ये एबनॉर्मल है, जो मेनली देखा जाता है IDA में। ठीक है। आयरन मेटाबॉलिज्म मेनली जो है ना RBC का मास बढ़ जाता है। अब RBC का मास बढ़ गया, इसका मतलब कि आयरन का यूज होना बढ़ गया, इसलिए आयरन का रिक्वायरमेंट भी क्या होता है? बढ़ जाता है। टोटल आयरन रिक्वायरमेंट कितना होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी में? तो 1000 mg। ठीक है। 6 से 7 मिलीग्राम पर डे। ये यूजुअली सेकेंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी में ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब कि फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी में मेनली 3 से 4 मिलीग्राम पर डे ऑब्जर्व होता है, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी में 6 से 7 मिलीग्राम पर डे ऑब्जर्व होता है। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए जो हम सप्लीमेंट है इसका वो स्टार्ट करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर से ही और प्रोफाइलैक्सिस की तरह यूज करते हैं। जो हमारा फीटस है वो कितना यूज करता है? वो मेनली 300 मिलीग्राम। जो मैटरनल इरिथ्रोसाइट है वो 500 मिलीग्राम और बाहर निकलता है 200 मिलीग्राम। अब कभी कभी देखिए, जब आपके मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन फर्स्ट प्रीनेटल चेकअप के लिए आती है, तो सबसे पहले हम हेमोग्लोबिन चेक करते हैं, क्योंकि हेमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन घट जाता है, जिसके कारण फिजियोलॉजिकल एनीमिया होने का खतरा है, जो मेनली 7 से 8 वीक में स्टार्ट होता है और 32 वीक में मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है। ब्लड कोगुलेशन अभी बताए, सारे ब्लड कोगुलेशन नॉर्मल प्रेगनेंसी में बढ़ जाते हैं एक्सेप्ट 11 और 13। 11 जो प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन है, 13 जो है फाइब्रिन एस्टैब्लिशिंग फैक्टर। ठीक है। इसके कारण जो कोगुलेशन कैस्केड है वो क्या होता है? एक्टिवेट हो जाता है, और उसका जो इन प्रोडक्ट है वो क्या है? फिब्रिन का प्रोटेक्शन। प्लाज्मा फाइब्रिनोजेन लेवल कितना हो जाएगा? 450 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जो मेनली 300 ग्राम होता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में। ठीक है। अब आते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जैसा कि जानते हैं जो हमारा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, जैसे कि माँ प्रेग्नेंट हुई तो अब ऑक्सीजन यूज किया जा रहा है, सिर्फ माँ के सेल टिश्यू के द्वारा नहीं, एक बेबी फीटस आ रहा है उसके डेवलपमेंट के कारण भी। तो इसके कारण क्या होता है, हमारे जो हार्ट है उसका कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है, वेनस रिटर्न बढ़ जाता है, और ड्यूरिंग लेबर तो ये और ही ज़्यादा है, 80% बढ़ जाता है लेबर और डिलीवरी के समय। तो ये स्टार्ट कब होता है? जो कार्डिक आउटपुट है हमारा वो कब स्टार्ट होता है बढ़ना? तो मेनली 5 वीक से स्टार्ट होता है, और ये इंक्रीज़ करता है 28 वीक से 32 वीक तक। ठीक है। तो इस अगर कोई पूछेगा कार्डिक आउटपुट कब बढ़ता है, तो ये स्टार्ट होता है 5 वीक से। मैक्सिमम कब होता है? तो ये मैक्सिमम होता है 28 से 32 वीक के बीच में। ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है? हमारा हार्ट रेट भी बढ़ता है। हार्ट रेट बढ़ता है तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ता है, क्योंकि कार्डिक आउटपुट का क्या है डिफिनीसन? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अगर ये बढ़ रहा है इसका मतलब कि ये दोनों भी बढ़ रहा है। लेकिन ब्लड प्रेशर घटेगा। ब्लड प्रेशर क्यों घटेगा? क्योंकि जो हमारा ब्लड वेसल है उसमें क्या हो जा रहा है? डायलेशन हो जा रहा है। डायलेशन हो जाने के कारण रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है। इसलिए ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए, लेकिन अब देखिए कोई वूमेन है वो सोई हुई है। ठीक है। तो उनमें मैंने सोई हुई कहने का क्या मतलब है? सुपाइन पोजीशन में कहने का क्या मतलब है? कि पीठ के बल सोई हुई है। तो उनमें कभी कभी सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम देखने को मिलता है। जब वुमेन है सुपाइन पोजीशन में रहती है तो उनका जो ग्रेविडा होता है, यूट्रस होता है, वो डेक्स्ट्रोलेटरल होता है, जिसके कारण क्या होता है? जो इन्फीरियर वेना कावा है उसमें
कॉम्प्रेशन आ जाता है, जिसके कारण वेनस रिटर्न घट जाता है और जिसके कारण कार्डिक आउटपुट घट जाता है और सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम देखने को मिलता है। ठीक है, और क्या क्या चेंजेज होते हैं, क्या ये जब हम फिजिकल चेंजेस भी देखेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के एग्जामिनेशन के समय? हाँ देखेंगे, जैसे कि जो एपेक्स था हार्ट बीट का वो क्या हो जाता है, 5th इंटरकोस्टल स्पेस की जगह 4th इंटरकोस्टल स्पेस में देखने को मिलता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए कि हमारी वुमेन हो गई, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, यूट्रस। जी धीरे धीरे क्या होता है, ये यूट्रस बड़ा होता है। यूट्रस बड़ा होता है, जो डायफ्राम है ये क्या होता है, ऊपर की ओर पुश होता है। तो हमारा हार्ट क्या है, हार्ट भी ऊपर की ओर पुश होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं क्या कि हार्ट इज लिफ्टेड अप एंड आउट, अप एंड आउट। तो आउट किधर, राइट तरफ या लेफ्ट तरफ? तो लेफ्ट तरफ ही ये पुश होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो इतने चेंजेस समझ गए। अब क्या है, जो लेफ्ट हार्ट बोर्डर है ना वो स्ट्रेट हो जाता है, हार्ट साउंड लाउड हो जाते हैं। मेनली क्या देखने को मिलेगा, तो S1 साउंड में स्प्लिटिंग देखने को मिलेगा, S3 देखने को मिलेगा, इजेक्शन सिस्टोलिक मर देखने को मिलेगा, लेकिन ग्रेड 2 तक ही, ग्रेड 3 तक नहीं। ठीक है, लेकिन CVP क्या होंगे, सेम होगा जो पहले था। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो एबनॉर्मल क्या हो जाएगा, तो एबनॉर्मल होगा जब ग्रेड है, ग्रेड 2 तक नॉर्मल है, लेकिन ग्रेड क्या हो, 3 से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, और उसके बाद S1 में स्प्लिटिंग क्या हो रहा है, वो नॉर्मल है, लेकिन अगर S2 में स्प्लिटिंग हो जाए तब एबनॉर्मल होगा। लेफ्ट हार्ट बोर्डर में स्ट्रेटनिंग नॉर्मल है, लेकिन अगर उसमें कार्डियोमीगैली हो जाए तब वो एबनॉर्मल होगा। ठीक है, सिस्टोलिक मर्मल नॉर्मल है, लेकिन अगर डायस्टोलिक मर्मल हो जाए तब वो एबनॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आते हैं, हार्ट क्या है, रेस्टिंग पल्स रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कितना, 10 से 15 बीट पर मिनट ड्यू टू इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। डायफ्राम में भी एलिवेशन होता है, क्यों, क्योंकि हार्ट डिस्प्लेस हो जाता है लेफ्ट अपवार्ड, बता दिया। रोटेट होता है लॉन्ग एक्सिस में, एपेक्स मूव होता है लेटरल की ओर। इसका जो कॉर्डिक सिलोटी है एक्सरे में वो इंक्रीज दिखेगा, क्यों, क्योंकि वैसोडाइलेशन होया हुआ है, ब्लड वेसल्स भरे हुए हैं, तो कार्डिक सिलोटी भी क्या होगा, बढ़ा हुआ दिखेगा। ठीक है, अब जो कार्डिक आउटपुट है वो भी बढ़ जाएगा, ज़्यादा बढ़ेगा रिकम्बिनेंट में देन सुपाइन। ठीक है, लेबर के समय और डिलीवरी के समय ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उसके बाद ये नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, वैस्कुलर रिएक्टिविटी नॉर्मल प्रेगनेंसी में मेनली ये किसके द्वारा देखा जाता है, तो एंजियोटेंसिन 2 के इफेक्ट के कारण वैसोडाइलेशन ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन जो हाइपोटेंसिव होते हैं लेट में प्रेगनेंसी में, जो हाइपोटेंसिन होते हैं उनमें ये जो रिफ्रैक्टिवनेस होता है वो लॉस्ट हो जाता है। मेनली देखने को मिलता है ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी, जब बीपी डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू एंटी न्यूरेटिक पेप्टाइड के कारण। ठीक है, सर्कुलेशन पॉस्चर डिपेंड करता है आर्टियल ब्लड प्रेशर का, ब्लड प्रेशर घट जाता है मिड प्रेगनेंसी में, डायस्टोलिक ज़्यादा डिक्रीज होता है देन सिस्टोलिक, सुपाइल हाइपोटेंसिव सिंड्रोम होने का खतरा रहता है। ठीक है, अब आते हैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे। क्वेश्चन में मान लीजिए कि एक प्राइमरी ग्रेविडा की वुमेन आई, फर्स्ट विजिट उसका कब है, 10 वीक में। ठीक है, उसको कंप्लेन था कि उसको फीवर है, रेड पैचेज हैं चेस्ट के ऊपर, नेक के ऊपर। एग्जामिनेशन में पता चला कि उसको 99 डिग्री फीवर है। ठीक है, मतलब कि हल्का फुल्का फीवर हुआ, रेड पिपुल्स हैं स्किन के ऊपर। ठीक है, और सेंट्रल लेशन दिखने को मिल रहा है, उसको कोई अदर कंप्लेन नहीं है, तो आप क्या एडवाइस कीजिएगा। तो जब मैंने एग्जामिन किया तो उसमें देखे कि इस तरह का स्पाइडर एंजियोमा देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन में क्या है, उसको डर्मेटोलॉजी को रिफ़र कर देंगे। प्रेग्नेंट वुमेन को डर्मेटोलॉजी को क्यों रेफ़र करेंगे, मजाक ही है। दूसरा, उसको क्या करेंगे,
वार्न करेंगे कि ये जो लेसन है वो परमानेंट रह जाएगा। प्रेग्नेंट वुमेन में को वार्न करें, उसको स्ट्रेस में डालेंगे, बेबी के लिए भी वो हार्मफुल है, ये भी गलत है। तीसरा, लीवर डिजीज, ये एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद टिक मारना चाहिए। चौथा क्या है, रीएश्योर करेंगे उन्हें कि ये प्रेगनेंसी के समय नॉर्मल होता है और एक बार प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाए तो ये ख़त्म हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि बताए थे अभी कि डायलेशन हो जाता है, जिसके कारण ये नॉर्मल देखने को मिलता है। लीवर डिजीज़ के कारण भी होता है, लेकिन अभी किसके कारण हो रहा है? प्रेगनेंसी के कारण हो रहा है। ठीक है, चलिए अब दूसरा। एक प्रीमी ग्रेविडा आई 24 वीक में, उसने कहा कि उसको क्या है, फीटल मूवमेंट फीलिंग हो रहा है, वो फाइन है, लेकिन उसको कभी कभी डिजीनेस आते हैं और क्या आता है, ऐसा लगता है कि दिमाग शून्य हो गया है जब भी वह बेड पर से सोकर उठती है। बाकी उसको कोई कंप्लेन नहीं है, कोई डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग नहीं है, उसको कोई भी ब्रेथलेसनेस नहीं है, कोई भी चेस्ट पेन नहीं है। जब बीपी चेक किए तो क्या था, 100/7 mmHg, वो भी नॉर्मल है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, क्योंकि बीपी लो हो जाता है 24 से 26 वीक में। ठीक है, उसके वजह इसका हीमोग्लोबिन देखे तो 12.5 ग्राम पर DL था, GM पर DL था, नॉर्मल है। एंकल में माइल्ड पिटिंग एडिमा दिखा, ये भी नॉर्मल है। डीप स्टिक किए तो यूरिन प्रोटीन निगेटिव आया। वो ऑलरेडी ओरल आयरन ले रही है, फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन ले रही है, तो उसको हम क्या एडवाइस करेंगे? ठीक है, तो पहला है अर्जेंटली ECG करवाएंगे। उसको ब्लैंक आउट हो रहा है, डिजीनेस आ रहा है, तो हम ECG क्यों करवाएंगे? ECG तो मेरी दिल की बीमारी के लिए हो रहा है, उसमें तो कोई चेस्ट पेन है नहीं। उसका कंप्लीट ब्लड काउंट के लिए भेजेंगे। ब्लड काउंट तो नॉर्मल है, तो हम क्यों भेजेंगे? उनमें क्या करेंगे, फ्लूइड और साल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेने को कहेंगे। क्यों लेने को कहेंगे? बीपी तो नॉर्मल है। अब देखिए कि पेशेंट का कंप्लेन क्या है, जब वो सो के उठती है, मैक्सिमम वुमेन सुपाइन पोजीशन में सोती है, इसलिए हम पेशेंट को कहेंगे कि आप क्या कीजिए, लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सोइए या रेस्ट कीजिए, क्योंकि सुपाइन पोजीशन में सोने से क्या होता है, वो जो सुपाइन सिंड्रोम होता है ना, हाइपोटेंशन वाला, वो वाला होने का खतरा है, इसी कारण डिजीनेस और वो फील होता है। एक और क्वेश्चन है, जैसे कि आपके पास कोई प्रेग्नेंट आए, उनमें कार्डियोवास्कुलर चेंजेस क्या हुए, एबनॉर्मल मिले, तो इन चारों में कौन सही है? पहला जो है कि उनमें जो कार्डिक चिल होते हैं वो बढ़ जाएगा, ये नॉर्मल है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, S1 में स्प्लिटिंग बढ़ जाता है, ये भी नॉर्मल है। फिर क्या होगा, लॉर्ड सोन देखने को मिलता है, ये भी नॉर्मल है। राइट एक्सिस डेविएशन होता है ECG का, क्या ये नॉर्मल है? नहीं, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और डिस्कशन करते हैं। एक वूमेन है जो उसको क्या है, प्रोलॉन्ग लेबर है। ठीक है, वो अभी क्या कर रही है, सिजेरियन सेक्शन के लिए तैयारी कर रही है, क्योंकि उसको फीटल डिस्ट्रेस होने का खतरा है। तो हम इसमें से कौन सा पोजीशन कहेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले सुपाइन पोजीशन नहीं, इसके कारण क्या हो सकता है, मेनली हाइपोटेंशन होने का डर है। दूसरा, सेमी फॉलर पोजीशन नहीं, फॉलर पोजीशन नहीं, तो क्या कहेंगे? तो मेनली सुपाइन पोजीशन विथ वेज प्लेस अंडर द राइट हिप, सुपाइन पोजीशन कहेंगे, लेकिन हम क्या कहेंगे, राइट हिप के अंदर क्या कीजिए, वेज प्लेस कर दीजिए, ताकि जो इन्फीरियर वेना कावा है वो क्या हो, उसमें कंप्रेशन ना आए, और जिससे कार्डिक आउटपुट क्या हो, इम्प्रूव हो जाए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि 25 साल की ओल्ड प्रीमी ग्रेविडा पेशेंट आई है, जिसको ऑलरेडी माइट्रियल स्टेनोसिस है, तो उसको क्या हो रहा है, हार्ट फेलियर के चांसेस हो रहे हैं। तो बताइए, हार्ट फेलियर के चांसेस मैक्सिमम कब होंगे? तो आपको हार्ट फेलियर के बारे में बताया था। सबसे पहले हार्ट फेलियर से पहले कार्डिक आउटपुट मैक्सिमम कब होता है? तो पहला चॉइस आएगा इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, दूसरा ड्यूरिंग लेबर, तीसरा एट 32 वीक। तो याद रखिएगा, इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, इमीडिएटली आफ्टर लेबर। ठीक है, अब एक 25 साल की प्रीमी ग्रेविडा पेशेंट आए, जिसको ऑलरेडी माइट्रियल स्टेनोसिस होया हुआ है, 28 वीक पे आई है। ठीक है, उसमें क्या है,
तो NYH थर्ड क्लास थर्ड है, मतलब कि सिम्टोमेटिक है, थोड़ा सा भी काम करती है तो उसमें सिम्टम शो होने लगता है। ठीक है, उसको देखने पे लग रहा है कि वो पेल है, मतलब एनीमिक पेशेंट है। पल्स रेट नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल है, CVS में पता चला कि मिड डायस्टोलिक नॉर्मल है। तो हम इसमें से क्या करेंगे? एक्सेप्ट, क्या हम पेशेंट को एडमिट करेंगे? क्या कार्डियोलॉजी का ओपिनियन लेंगे? क्या एनीमिया को इवालुएट करेंगे? क्या उसको फॉलो अप करने कहेंगे OPD के लिए? तो फॉलो अप क्यों करने कहेंगे? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, रेस्पायरेटरी चेंजेस, रेस्पायरेटरी में क्या क्या चेंजेस होते हैं? तो देखिए, रेस्पायरेटरी रेट जो होता है वो सेम होता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, क्योंकि माँ के साथ बच्चा को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहता है। तो इसमें क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाता है। टाइडल वॉल्यूम कहने का क्या मतलब है? जो एक ब्रीदिंग लेती है तो उसमें जितना ऑक्सीजन लेना चाहिए उससे ज़्यादा ले लेती है, मतलब कि डीप ब्रीथ रहती है। तो टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाता है, माइन्यूट वॉल्यूम बढ़ जाता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बढ़ जाएगा, लेकिन रेस्पायरेटरी रेट सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? वो घट जाता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम घट जाता है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी घट जाता है। ठीक है, जो हमारा डायफ्राम है, नॉर्मल में जो होता है ना, ये जो हमारा सब कोस्टल एरिया होता है, यहाँ पे जो एंगल होता है वो नॉर्मल 68.5 होता है, लेकिन जब ये प्रेगनेंसी होता है तो ये बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 103 डिग्री तक ये बढ़ जाता है। क्यों? ताकि यहाँ पर अच्छा से हमारा ये जो प्लासेंटा है वो सही से हो सके। ठीक है, डायफ्राम को ऊपर की ओर पुश किया जाता है। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होगा? तो या तो ये सेम रहेगा या घट जाएगा। क्यों? टोटल लंग कैपेसिटी इक्वल टू होता है क्या IC प्लस FRC। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? IC तो बढ़ता है और FRC घटेगा, तो ये क्या रहेगा? या तो सेम रहेगा या स्लाइटली डिक्रीज करेगा। वाइटल कैपेसिटी सेम रहता है। चलिए देखते हैं, डायफ्राम कितना राइज किया था? 4 सेंटीमीटर से। जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है थोरैसिक केज का, वो कितना इंक्रीज करता है? 2 सेंटीमीटर। डायफ्राम कितना बाहर की ओर जाता है? तो 2 इंक्रीज कर जाता है। परमोली फंक्शन ये भी इंक्रीज करता है। तो हम कह सकते हैं इंक्रीज क्या क्या किया? टाइडल वॉल्यूम, ये माइन्यूट वेंटिलेटर, MO2, अपटेक एयरवेज कंडक्टेंस, ये सब बढ़ जाता है, लेकिन FRC, RV, TPR घट जाता है। अनचेंज क्या रहता है? तो लंग का कॉम्प्लियंस, मतलब लंग ना करा होता जैसा रहता है वैसा ही रहता है। उसके बाद ब्रीदिंग कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? वो भी अनचेंज होता है। मैक्सिमम ब्रीदिंग कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी भी क्या होता है? अनचेंज होता है। तो चलिए क्वेश्चन पूछते हैं इसी नाम पे कि इनमें से किस में फिजियोलॉजिकल चेंज नहीं होता है? कार्डिक आउटपुट बढ़ता है, एक्सेप्ट, मतलब इसमें से एक ऑप्शन जो है वो गलत है। कार्डिक आउटपुट बढ़ता है, टाइडल वॉल्यूम बढ़ता है, थोरैसिक केज का जो कंप्लियंस है वो अनचेंज होता है, रेस्पायरेटरी रेट अनचेंज होता है। तो आंसर क्या होगा? तो मेनली जो थोरैसिक केज का कॉम्प्लियंस है वो चेंज होता है। कितना? तो अभी ऊपर देखे थे 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आते हैं दूसरा केस में। मान लीजिए कि फिजियोलॉजिकल चेंजेज हो रहा है प्रेगनेंसी में, तो इनमें से सब सही है एक को छोड़ के। जैसे कि सबकोस्टल एंगल बढ़ता है, सही है। हाइपरवेंटिलेशन सही है। डिक्रीज रेसिडुअल वॉल्यूम सही है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस नहीं। आपको लगता होगा कि हाइपरवेंटिलेशन हो रहा है, CO2 वाश आउट हो रहा है, तो उसके कारण रेस्पायरेटरी अल्कलोसिस होता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है। ऐसा नहीं होता है। जो हमारा किडनी है ना, वो ये जो रेस्पायरेटरी अल्कलोसिस होता है ये माइल्ड में होता है, जो इजीली कंपनसेट हो जाता है किडनी के द्वारा, जो SCO3 को ज़्यादा बाहर निकाल के करता है। ठीक है, अब आते हैं यूरिनरी सिस्टम में। यूरिनरी सिस्टम में क्या देखेंगे? तो जो रीनल ब्लड फ्लो है और जो GFR है, ये दोनों क्या मिलेंगे? बढ़े हुए मिलेंगे। ठीक है,
जो क्रिएटिन क्लियरेंस है ये भी बढ़ेगा। सीरम क्रिएटिन है ये घटेगा। कितना सीरम क्रिएटिन क्या होता है, घट जाता है। उसके बाद सीरम यूरिक एसिड घट जाएगा, यूरिया में ग्लूकोज देखने को मिलेगा। ये होता कैसे है, तो मेनली देखिए किडनी का साइज क्या होता है, अप्रॉक्स 1 सेंटीमीटर होता है। ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण सोडियम और पोटेशियम रिटेंशन ओवरऑल बढ़ जाएगा। ठीक है, जो नेट एक्सक्रीशन होता है सोडियम और पोटेशियम का और जो फिल्टर होता है दोनों लगभग सेम होता है, इसलिए क्या होता है, ब्लड नॉर्मल होता है या डिक्रीज करता है। ब्लड में सोडियम और पोटेशियम का कंसंट्रेशन नॉर्मल होगा या डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब जब बात करें कि हाइड्रो यूरेटर मतलब कि यूरेटस में कैसा होगा, डायलेटेड होगा कि नहीं होगा, तो राइट साइड वाला ज़्यादा डायलेटेड होता है एज कंपेरिजन टू लेफ्ट साइड, इसलिए पोलीयूरिया, उसके बाद बाथरूम जाने की फ्रीक्वेंसी ये सब बढ़ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि राइट साइड में ही ज़्यादा रीनल फ्लो देखने को मिलता है। ठीक है, अब फीमेल में इस समय क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेनली 25% केसेस में पाइलोनेफ्राइटिस देखने को मिलता है अगर अनट्रीटेड रहे। तो अगर ये पाइलोनेफ्राइटिस को ट्रीट नहीं किया गया तो प्री टर्म, लो बर्थ वेट ये सब देखने को मिलेगा। तो क्यों फीमेल में इसलिए ज़्यादा होती है, क्योंकि जो फीमेल का यूरेथ्रा होता है वो एज कंपेरिजन टू मेल क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए फीमेल में ज़्यादा चांसेस होता है पाइलोनेफ्राइटिस का। ठीक है, तो अब देखिए, अब इस पर भी क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सा यूरिनरी सिस्टम में चेंजेस नहीं होता है। पहला, GFR बढ़ता है, सही है। रीनल ब्लड फ्लो बढ़ता है, सही है। ब्लेडर का क्या है, मैस्कुलेटर हाइपरट्रोफी होता है, सही है। यूरेटर का एक्टिविटी बढ़ जाता है, गलत है। कैसे, क्योंकि इसमें जो होता है वो डायलेशन होता है, जिसके कारण जो पेरिस्टाल्टिस है वो घट जाएगा, तो इसकी एक्टिविटी कैसे बढ़ेगी। ठीक है, अब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है प्रेगनेंसी में इन सारे कारणों से एक को छोड़ के। कौन है, यूरिनरी स्टैटिस होता है, डायबिटीज होता है, वेसिकोयूरेथ्रल रिफ्लक्स होता है, हाइपरटेंशन, फीमेल में हाइपरटेंशन के कारण नहीं होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में। अगर कोई पूछेगा कि फीमेल में मेनली बैक्टीरिया कौन सा ज़्यादा बैक्टीरिया देखने को मिलता है, तो वो होगा ई कोलाई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यूरिनरी सिस्टम। इसमें क्या था, किडनी का साइज बढ़ गया था, जिसके कारण GFR और RPF बढ़ गया। बहुत सारे न्यूट्रिएंट का लॉस हुआ, जैसे कि अमाइनो एसिड, वाटर सॉल्युबल विटामिन C। ठीक है, प्लाज्मा क्रिएटिन और यूरिया का कंसंट्रेशन घट गया, क्योंकि इसका क्लियरेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो यूरिन टेस्ट में ये मेनली देखने को मिलता है। यूरिनालाइसिस में आप क्या देखिएगा, प्रोटीन यूरिया उतना यूजुअल नहीं है, ग्लाइकोसीरिया प्रेजेंट होता है, लेकिन एब्सेंट होता है, लेकिन मेनली डायबिटीज मेलिटस में देखने को मिलेगा। हेमेटोयूरिया एबनॉर्मल है। हाइड्रोनेफ्रोसिस अभी बताया था, हाइड्रोयूरेटर देखने को मिलता है। प्रोजेस्टेरॉन इफेक्ट के कारण यूरेथ्रा डायलेशन ज़्यादा होता है राइट साइड में एज कंपेरिजन टू लेफ्ट साइड, क्योंकि यूरेथर जो होता है वो क्यूसन बन जाता है बाई सिग्मोइड बोन, और जो हमारा यूथरस है वो कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेशन है, इसलिए राइट साइड में ज़्यादा डायलेटेड हो जाता है। ब्रेडल ट्राइगोन क्या हो जाएंगे, एलिवेट हो जाएंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चेंजेज, इसमें क्या होता है, तो जैसा कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चेंजेज में प्रोजेस्टेरॉन के कारण जो हमारा लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर है ना वो रिलैक्स कर जाता है, जिसके कारण हार्ट बर्न, कॉन्स्टिपेशन ये सब देखने को मिलता है, क्योंकि स्मूथ मसल क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी क्या होता है, घट जाता है, जिसके कारण क्या होता है, तो ये मेनली सिम्टम देखने को मिलते हैं। लीवर एंजाइम में AST, ALT, सीरम बिलिरुबिन ये सब घट जाता है ड्यू टू हेमोडाइल्यूशन, लेकिन अल्कलीन फॉस्फेट बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो अल्कलीन फॉस्फेट है ना ये हमारे प्लासेंटा के थ्रू भी सेक्रिएट होते हैं। ठीक है, एनेस्थेसिया इसमें देने पे इसके एस्पिरेशंस के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए अब देखते हैं
मेनली क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन देखने को मिलेगा यूरेटर के बढ़ जाने के कारण, ठीक है। गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। हार्टबर्न और पायरोसिस देखने को मिलेगा। ईस्ट्रोजन के कारण क्या होता है, हाइपरेमिया देखने को मिलेगा गम के पास। हेमोरॉयड हो सकता है हाई वेनस प्रेशर के कारण। गॉल ब्लेडर का कंसंट्रेशन इम्पेयर हो जाने के कारण मेनली क्या देखने को मिलेगा, ये पहले इम्पेयर होता क्यों है, तब प्रोजेस्टेरॉन इफेक्ट के कारण जो सीसी के मेडिएटेड स्मूथ मसल को क्या कर देता है, इनहेबिट कर देता है, जिसके कारण वाइल स्टेटिस होते हैं, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल स्टोन होने का खतरा रहता है। अब आते हैं इंडोक्राइन सिस्टम में। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या है कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो इलाज हो जाता है 135%। ये कंप्रेस नहीं करता है ऑप्टिक कियाज्म को, ठीक है। इसके कारण मेनली जो हमारा विजुअल फील्ड है इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। और ग्रोथ हार्मोन को इंक्रीज करता है, प्रोलैक्टिन को भी इंक्रीज करता है। और ये डिलीवरी के बाद क्या होता है, फॉल इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। फैक्टर क्या है जो प्रोलैक्टिन इंक्रीज होता है, एक तो एस्ट्रोजन, दूसरा सेरोटोनिन इंक्रीज करता है। डिक्रीज क्या करता है, तो इसका सेक्रेशन के कारण ये डिक्रीज होता है, ठीक है। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन भी इसको इंक्रीज करता है। चलिए थायराइड के बारे में पढ़ते हैं। थायराइड मेटाबॉलिज्म, मेनली जो फीटस है ना उसमें फर्स्ट 3 मंथ तक कोई भी थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होते, इसलिए वो टोटली डिपेंड होते हैं मदर के थायराइड हार्मोन पे, ठीक है। और जो फीटस है उसके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए थायराइड का ज़रूरत होता है, क्योंकि थायराइड हार्मोन ही है जो प्रॉपर डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, ठीक है। इसलिए जो फीटस के द्वारा है थायराइड का डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है। इसलिए माँ के द्वारा इसका रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। रिक्वायरमेंट बढ़ेगा कितना, तो हम क्या करेंगे, आयोडीन रिक्वायरमेंट बढ़ा देंगे 250 mg पर डे। तो इसके कारण थायराइड ग्लैंड में हाइपरप्लेसिया देखने को मिलेगा, वेस्कुलरिटी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ये जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है ना, इसके कारण जो टोटल बाइंडिंग ग्लोबुलिन है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। ये जो एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है तेज फैक्टर का, लेकिन जो आयोडीन का अवेलेबिलिटी है वो घट जाएगा, ठीक है। जो HCG है वो लगभग उसका जो ये स्ट्रक्चर होता है ना वो क्या होता है, सेम होता है THS के द्वारा, क्योंकि ये दोनों शेयर करता है अल्फ़ा सब यूनिट, इसलिए इसका लेवल क्या होता है, बढ़ा हुआ मिलता है, ठीक है। T3 T4 बढ़ता है 18 वीक तक। टोटल बाइंडिंग ग्लोबुलिन 20 वीक तक बढ़ता है। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन मेनली नहीं बढ़ता है, तो याद रखिएगा थायराइड रिलीजिंग हार्मोन नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो इसी पे एक क्वेश्चन है कि एक 28 साल की फीमेल आती है, मोटी है, कब आई है, 8 वीक में आई है, और स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है हाइपोथायराइडिज्म का। उसका सीरम लेवल क्या है, 3 ml पर लीटर है मेनली। और जो T4 है टोटल T4 वो नॉर्मल रेंज में है, तो क्या वो नॉर्मल है, सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म है, ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म है, या हाइपरथायराइडिज्म है। सबसे पहले जो नॉर्मल होता है वो होता है ये 2.5 से कम, लेकिन इसमें क्या है 2.5 से ज़्यादा है, क्योंकि THS कम देखने को मिलता है प्रेग्नेंट वुमेन में, तो इसको क्या हो जाएगा सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म, क्योंकि टोटल T4 क्या है नॉर्मल रेंज में है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में। उससे पहले कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ये जो वुमेन है वो अच्छा थायराइड हो गया, तब उसको ये एक्स्ट्रा सप्लीमेंट देंगे ना, क्योंकि ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, तो 25 माइक्रोग्राम डेली ओरल लीवोथायरोक्सिन सप्लीमेंट देते हैं। ये रिपीट करते हैं मेनली 4 to 6 वीक पे इसका जो टेस्ट होता है, ताकि कम रहा है कि ज़्यादा हो रहा है ये मेनली देखने को मिलता है। तो इसमें हम क्या क्या टेस्ट देखते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टोटल T4 लेवल देखते हैं, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए कि
क्वेश्चन है 28 ईयर ओल्ड वुमेन आई है जो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए। उसको हाइपोथायराइडिज्म 4 साल से उसको हाइपोथायराइडिज्म है, बट वो कंट्रोल की हुई है 75 माइक्रोग्राम डेली डोज लेके लिवोथोरेक्सिन। वो स्मोकिंग नहीं करती, ड्रिंकिंग नहीं करती, कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम उसको नहीं है। वो अब क्या कर रही है, अभी भी अपना मेडिकेशन कंटिन्यू कर रही है। तो आप उसको क्या एडवाइस दीजिएगा? स्टॉप टेकिंग लिवोथोरेक्सिन, गलत। थायरोक्सिन इज नॉट सेफ फॉर प्रेगनेंसी, नहीं, थायरोक्सिन जो होता है प्रेगनेंसी के लिए सेफ होता है। तो तीसरा ऑप्शन है थायरोक्सिन कंटिन्यू करिए लेकिन इसका डोज घटा दीजिए, गलत। क्योंकि थायरोक्सिन क्या करना है, सेफ होता है प्रेगनेंसी के द्वारा में, और दूसरा ये ब्रेन के फीटस के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, इसलिए इसका डोज क्या कर देना चाहिए, इंक्रीज कर देना चाहिए। ठीक है। अब ये यूट्राइन सफल, इसमें से यूट्राइन सफर के लिए सब सही है एक को छोड़ के। ठीक है। यूट्राइन सफर होता क्या है, स्पेलिंग UTERIN, यूट्राइन SOUFFLE सफल। ये क्या होता है, ये एक सॉफ्ट ब्लोइंग सिस्टोलिक मर्मर है जो मेनली यूटरस के साइड से सुना जाता है, ये सही है। दूसरा, ये मैटरनल पल्स के साथ जैसा काम करता है, ये भी सही है। इसमें क्या होता है, ये क्यों होता है, तो ब्लड फ्लो के बढ़ जाने के कारण होता है। लेकिन ब्लड फ्लो कहाँ पड़ता है, प्लासेंटा के थ्रू, ये गलत है। क्योंकि इसमें ब्लड फ्लो बढ़ता है लेकिन यूट्राइन है ना, तो यूट्रस में बढ़ता है, ना कि प्लासेंटा में। ठीक है। और इसमें क्या होगा, ये बिग फाइब्रॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेगा, ये भी सही है। ठीक है। तो कौन सा गलत है ये समझ में आ गया। देखिए, तो अब अभी हम क्या बोले, प्लासेंटा के थ्रू गलत है। तो प्लासेंटा के थ्रू जो साउंड सुनाई देता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फोनिक, SOUFFLE। गूस ऑफ फ्लो, मतलब कि ऐसे फ्लो का पूरा एकदम आवाज़ सुनाई देगा अम्बिलिकल वेसल के थ्रू, उसको कहते हैं फोनिक सॉफर। जो इस फोनिक सॉफर होता है वो फीटर हेल्थ रेट के बराबर होता है। ठीक है। और जो यूट्राइन सफल होता है वो मैटरनल पल्स के बराबर होता है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए, पाराथायराइड हार्मोन, इसमें क्या क्या चेंजेज होता है, तो पाराथायराइड प्लाज्मा कंसंट्रेशन घटता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, लेकिन उसके बाद बढ़ता है। हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेसिया देखने को मिला है। पाराथायराइड हार्मोन GFR, फीटल ट्रांसफ़र ऑफ कैल्शियम बढ़ जाता है। ईस्ट्रोजन मेनली ब्लॉक कर देता है PTH के एक्शन को। मेनली प्रेग्नेंट वुमेन में ब्लड में कैल्शियम हाई हो जाता है, लेकिन इसका लेवल 11 से लो रहता है, mg/dl से लो रहता है। क्यों? क्योंकि अगर इससे ज़्यादा हो गया तो प्री इक्लेम्सिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड, लिटिल चेंजेस इसमें देखने को मिलता है। कॉर्टिसोल इंक्रीज हो जाते हैं, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन डिक्रीज हो जाता है। एल्डोस्टेरोन, रेनिन, एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीज हो जाता है, ये तो स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद टेस्टेरोन मेनली मैटरनल प्लाज्मा में इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि प्लासेंटा कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्सन के लिए ज़रूरी है एस्ट्रोजन को। प्लासेंटा कन्वर्सन, जैसे कि एस्ट्रोजन बढ़ाना है तो टेस्टेरोन ज़रूरी है। ठीक है। मस्कुलोस्केलेटन, मेनली लॉर्डोसिस देखने को मिलता है एंटीरियर पोजीशन में इलार्जमेंट होने के कारण। ठीक है। और क्या देखेंगे, तो बैक पेन, मेनली नेक जब फ्लेक्शन करते हैं तो बैक में पेन बढ़ जाता है। बोन और लिगामेंट में नॉर्मल रिलैक्सेशन देखने को मिलता है पेल्विक जॉइंट में इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी। आई में इंट्राओकुलर प्रेशर घट जाता है क्योंकि भीतरस आउटफ्लो बढ़ जाता है। कॉर्निया सेंसिटिविटी घट जाएगी, कॉर्निया का थिकनेस हो जाएगा ड्यू टू इदीमा। अगर कोई कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते हैं तो उनको कहा जाएगा आप इसको यूज नहीं कीजिए। क्रूकेनबर्ग स्पिंडल्स देखने को मिलेगा, इसका मतलब क्या होता है, ब्राउनिश रेड ओपासिटी ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया। ठीक है। कॉर्निया के पीछे क्या देखने को मिलेगा, रेड ब्राउनिश ओपासिटी देखने को मिलेगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होता है टेंशन, कंसंट्रेशन और
मेमोरी में, एमआरआई में देखते हैं, मेजर करते हैं सेरेब्रल ब्रीथ फ्लो, और हमें क्या देखते हैं कि जो अमाउंट ऑफ फ्लो है मीडियल एंड पोस्ट सेरेब्रल आर्टरी में वो डिक्रीज हो रहा है। स्लीप डिस्टर्बेंस होता है स्टार्टिंग 12 वीक तक, ये एक्सटेंड हो सकता है फर्स्ट 2 मंथ ऑफ पोस्टपार्टम तक। इसी के साथ ये हमारा मैटरनल फिजियोलॉजी समाप्त होता है। आशा है समझ